एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 2021-22 का अपना टाइम टेबल एमपी बोर्ड ने निकाल चुका है। उसके बिहाफ पे हमने कक्षा 10वीं की चैप्टर 1 पूरी चैप्टर वाइज सीरीज़ के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1, ये भी अपना चैप्टर वाइज सीरीज़ से होगा। इसमें आपको 1 या 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पढ़ना होगा संख्या क्या होती है, संख्या कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने कक्षा 8वीं में भी देखा हुआ था और इस चैप्टर में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर संख्या रेखा के लिए। संख्या रेखा पर बीच पे होता है शून्य, आगे चलते हैं 1 2 3, ये ऐसे भी आगे चलेगा और ऐसे ही पीछे चलेगा माइनस में -1 -2 -3 और ये ऐसे आगे चलेगा। जब हम ये देख रहे थे तब हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं देखना होगा। संख्याएं क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिसे आप गिन सकते हो, मतलब कि 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या जिसे आप गिन सकते हो, यहाँ से लोगे 1 2 3 4 और ये ऐसे ही अनंत तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हमने देखा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वो होती है जो अपने आप में पूर्ण हो, मतलब कि यहाँ पे अगर संख्या लिखी है 100 जो संख्या है अपने आप में पूर्ण है, तो इसकी संख्या भी अपने आप में पूर्ण होगी, मतलब कि शून्य भी पूर्ण संख्या में आएगा। जब शून्य भी पूर्ण संख्या में आएगा तो पूर्ण संख्या शून्य से चलते हुए आगे अनंत तक जाएगी। तो हम लिख देंगे पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हुआ था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वो होती है जो कि माइनस में भी हो, जो प्लस में भी हो, साथ में शून्य को भी ऐड कर ले। मतलब कि पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए आएगी, -2 -1 0 1 2, ये भी इधर चलते हुए अनंत तक जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें थोड़ी सी और बात करनी होगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह होती है परिमेय संख्या। या फिर हम जिसे बोल दें कि जब हमें इसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, मान लो P/Q हम भिन्न लेते हैं 1/2। जब इसे 1/2 की तुलना हम P/Q से करते हैं तब यहाँ पे P बराबर 1 हो जाएगा और Q बराबर 2। जब Q बराबर 2 होगा तो यहाँ पे कंडीशन थी कि परिमेय संख्या तब होगी जब Q बराबर 0 ना हो। यहाँ पे Q बराबर है 2। Q बराबर 2 जो है 2 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि जो भी संख्या भिन्न में होगी हम उसे लिख देंगे परिमेय संख्या। 1/2 2/3 3/4 ऐसी अनंत तक ये संख्याएं हो सकती है। अब ये संख्या जो है संख्या रेखा पर कहाँ होगी, तो ये संख्या रेखा पर बीच में, इन संख्याओं के बीच में कहीं ना कहीं लाया करेगी। मान लो 0 से 1 के बीच में कोई संख्या हो 1/2, हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो है ये परिमेय संख्या है। वैसे ही मान लो 1 से 2 के बीच में कोई संख्या हो 3/2, हम इसे भी बोल सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है। दूसरी बात यह आती है कि क्या दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो हाँ, यह आंसर सही है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच अगर आप स्केल को देखो तो स्केल में यहाँ पर 10 भाग बने हुए होते हैं, मतलब कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 भाग बने होते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर। तो 0.1 यहाँ पे जब आएगा 0.1 वैसे ही चलेगा 0.5 और यहाँ पे आएगा 1.0, मतलब कि इसके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जो अपने आप में पूर्ण ना हो, मतलब कि या तो करनी में हो या फिर पाई के रूप में हो या फिर वह बार बार रिपीट ना करती हो, मतलब कि 0.01 0.01 0.001 ऐसे ये संख्या आगे तक चलती हुई जाएगी, मतलब कि इन संख्याओं को हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या।
आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है, मतलब कि r कोई संख्या होगी उससे हम रेशनल नंबर कहेंगे। कब कहेंगे? यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, मतलब कि संख्या r तब परिमेय संख्या होगी जब उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और वहाँ पे कंडीशन ये भी होगी कि p और q जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब कि वो संख्या माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। और q 0 के बराबर कभी ना हो, मतलब कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से संख्या r हमारी जो परिमेय संख्या है ये जो है ये p/q के रूप में होगी, जहाँ पे कंडीशन ये होगी कि q जो है 0 के बराबर कभी ना हो। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए गया है -25। -25 जो है हमें ये दर्शाना है कि -25 जो है वो परिमेय संख्या है। अगर हम बोलते हैं कि -25 जो है वो परिमेय संख्या है तो इसे हमें p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम r की वैल्यू जो है अगर -25 रखते हैं तो हम देखते हैं -25 को p/q के रूप में हम लिख पाते हैं या नहीं। अगर हम -25 को लिखते हैं, -25 की तुलना हम p/q से करते हैं तो p/q बराबर हमें लिखना होगा -25। अब हमने दूसरी कंडीशन ये पढ़ी है कि जहाँ पे कोई संख्या लिखी होती है उसके हर में अगर कुछ नहीं होता है तो हम उसका हर 1 मान लेते हैं। अगर हम वही कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा p/q बराबर -25/1, क्योंकि इसके हर में भी कुछ नहीं था। जिसके हर में कुछ नहीं होता उसे हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी p बराबर -25 और q बराबर 1। हमारे लिए कंडीशन थी कि q जो है कभी 0 के बराबर ना हो, q जो है 0 के बराबर ना हो। और यहाँ पे आ रहा है p बराबर -25 और q बराबर +1, मतलब कि जो -25 जो हमारे पास संख्या दी है वह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने इसे p/q के रूप में लिख लिया है, जहाँ से p बराबर आया है -25 और q बराबर हमारे पास निकल के आया है 1। अतः -25 एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। चलिए अब हमने सब कुछ देख लिया है, अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद उदाहरण 1 देखते हैं। देखो परिमेय संख्या हमने देख लिया है कि परिमेय संख्या r होगी। कब होगी? जब उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर ना हो किसके? 0 के। हमने संख्या रेखा भी देख चुका है। संख्या रेखा पे क्या होता है? बीच में शून्य, आगे चले तो 1 2 3, इधर आगे चले तो -1 -2 -3। इस हिसाब से हमने लिख लिया था कि प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या हमारी 0 1 2, 0 नहीं आएगा। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 जिसे हम गिन सकते हैं। फिर आया था हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, ये भी आगे चली थी। फिर आया था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या -इनफाइनाइट से चलते हुए आ रही थी। -2 -1 0 1 2, ये भी अनंत तक जा रही थी। फिर हमने देख लिया परिमेय संख्या और अगली देखे थे हमने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या हमने देखा था -2 3 5 पाई, और ये भी अनंत तक जा रही थी। इस हिसाब से हमारे लिए एग्जाम्पल 1 के लिए जो ज़रूरी है वो है वेन आरेख। थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं प्राकृत संख्या के लिए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 तो हम लिख देते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसे अनंत तक है। उसके बाद हमने देखा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए उसके बाहर डायग्राम बनेगा। उसमें क्या होगा? जब हम इसे पूर्ण संख्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या में यह था कि 0 भी आए और 1 2 3 4 भी आए। अब 1 2 3 4 आए तो ऑलरेडी प्राकृत संख्या आ जाए, तो प्राकृत संख्या तो उसके अंदर में है ऑलरेडी, तो हमें साथ में लेना होगा 0 0 1 2 3 4 जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद हमने देखा था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या कंडीशन थी कि माइनस वाली संख्या भी आए, प्लस वाली संख्या भी आए और 0 भी आए। अगर हम इसका डायग्राम भी बनाते हैं तो ये लो, ये होगा पूर्णांक संख्या। क्यों? पूर्णांक संख्या ये तब होगा जब इसमें -2 -3 -1 ये सारी संख्या आ जाए, उसके साथ में 0 भी आ जाए, उसके साथ में 1 2 3 भी आ जाए, मतलब कि इधर से चलते हुए जाएंगे तो पूर्णांक संख्या ये सारी हो जाएंगी। उसके बाद हमने देखा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता था? परिमेय संख्या में होता था, परिमेय संख्या में हमें लिखना होता था भिन्न के रूप में। -25/1 एग्जाम्पल लिया था हमने, वैसे ही 4/5 ले लो, वैसे ही 8/10 ले लो, वैसे ही -6/7 ले लो। अब -6 जो है पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक भी हो सकती है,
वैसे ही हमने लिया है अगली संख्या माइनस का 25। अब माइनस का 25 जो है पूर्णांक में कहीं ना कहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो माइनस में हर संख्या को लेता है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांक भी उसी के अंदर आ जाएगी, तो इसका डायग्राम इससे अंदर चलेगा। अगली संख्या हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या जो है वो इस संख्या रेखा पे अलग से आएगा, तो हमें इस डायग्राम में वो कहीं नहीं मिला था, इस कारण से हम उसका अलग से बना देते हैं कि ये लो, ये रहा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये रहा अपरिमेय संख्या, मतलब कर्णी 2, कर्णी 3, ये सारी संख्याएं इसके अंदर आएगी। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तब हमारे पास निकल के आता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास में एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 आपका बोलता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। कंडीशन ये होती है कि जब आप बाहर से अंदर की ओर जाओगे, ठीक है, कंडीशन ये होती है कि जब आप डायग्राम में बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो कुछ के साथ जाना होगा। ठीक है, और कंडीशन ये होगी कि जब आप डायग्राम में अंदर से बाहर की ओर आओगे तो आपको सभी के साथ में आना होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि जब आप बाहर से अंदर जाओगे, मतलब बाहर से अंदर जाओगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि कुछ परिमेय संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, और जब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो हम बोलेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है। इसके हिसाब से हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या ये रहा, प्राकृत संख्या उसके अंदर है, मतलब कि चित्र यहाँ से बनते हुए अंदर जा रहा है। जब बाहर से अंदर जाएंगे तो हमें कुछ के साथ जाना होगा, और यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक मतलब सभी, तो ये बात होगी उसकी असत्य, मतलब इसके पहले का आंसर आएगा असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 0 जो है वो पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है, तो हमें पहले का आंसर देना होगा असत्य। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इस कारण से इसका आंसर आएगा असत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हमें कंडीशन फिर से ये देखना है कि जब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ के साथ जाएंगे, और अंदर से बाहर आएंगे तो सभी के साथ आएंगे। अब उसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, मतलब डायग्राम यहाँ से बनते हुए बाहर आएगा, जब अंदर से बनते हुए बाहर आएगा तो सभी के साथ आएगा। उसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, मतलब अंदर से चलते हुए बाहर आ रहा है, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी सत्य। यहाँ हम लिख देंगे इसका आंसर सत्य। अब ये सत्य क्यों हुआ? सत्य इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे -1, -3 जो भी संख्याएं चल रही थी, वैसे -25 जो है पूर्णांक में कहीं ना कहीं आते होगा। वैसे ही -6/7 लिखा है तो -6 जो है वो पूर्णांक में कहीं ना कहीं आता होगा। तो हम इस कारण से लिख देंगे कि जो हमारी माइनस वाली संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या में भी आ रही है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि हमारा जो -6 या -25 जो है एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, मतलब कि डायग्राम बाहर से बनते हुए अंदर जा रहा है। जब बाहर से बनते हुए अंदर जाएगा तो हमें कुछ के साथ में अंदर जाना होगा, और यहाँ पे प्रत्येक मतलब सभी दिया है, तो हम लिख देंगे असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पूर्णांक संख्या जो है वो उसमें 0 भी आता है, मगर परिमेय संख्या में p/q में 0 नहीं आता। p/q जब आप लिखते हो तो q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब कि क्या हो जाएगा, जब हम बाहर से अंदर के लिए जाएंगे तो हम लिख देंगे असत्य। इसका आंसर भी हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्णांक संख्या है जो कि परिमेय संख्या में नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, हम आगे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर न हो 0 के।
हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि क्या आप शून्य को परिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हो, मतलब कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो जहाँ पे p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q बराबर ना हो जीरो के। हम सारी कंडीशन वही लिखते हैं कि हाँ भैया जो अपना जीरो है वो एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हल में, इसके हल में लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो कि शून्य के बटे में आ जाए 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/2। वैसे ही आ जाए शून्य के बटे में 6, तो ये हो जाएगा 0/6। वैसे ही शून्य के बटे में आ जाए मान लो 1, तो ये हो जाएगा 0/1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसे हम p बटे क्यू के रूप में हर बार लिख पा रहे हैं, मतलब p जो है हमारा 0 आ रहा है और q जो है वो हमारा 1 आ रहा है। कंडीशन हमारे पास में है कि q बराबर ना हो 0 के, q बराबर ना हो 0 के मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ रहा है q बराबर 1, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जहाँ क्या हो, देखो यहाँ पे p बराबर आया है 0 और q बराबर आया है 1। हमने संख्या रेखा पे देखा था कि 0 और 1 ये पूर्णांक में थे, तो हम लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है एवं देखो यहाँ पे q बराबर 1 आया है, यहाँ पे p और q की तुलना करते तो q बराबर 6 आता, वैसे यहाँ पे q बराबर 2 आता, मतलब q कभी 0 के बराबर नहीं हुआ है 0 के लिए। तो हम लिख सकते हैं जहाँ q बराबर ना हो 0 के, ठीक, जहाँ q बराबर 0 के नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः p बटे क्यू बराबर 0/1, जहाँ q बराबर 1, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, q 0 के बराबर नहीं है, q बराबर 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा शून्य है वो जो है हमारा परिमेय संख्या है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। जब आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, इसके लिए एक बात ध्यान रखो कि जब आपको 3 और 4 या ऐसे ही दो संख्याएं कुछ और दे दे a और b के बीच में आपको n परिमेय संख्या बोल सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे 6 बोला है वैसे 4 भी बोल सकता है, 3 भी बोल सकता है या 8 भी बोल सकता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या हमें दिया रहेगा, मतलब कि यहाँ पे दिया है 6 परिमेय संख्या, तो हमें 6 + 1 करना होगा। वैसे यहाँ 4 देता तो 4 + 1, वैसे यहाँ पे 2 देता तो 2 + 1। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बोला है, तो हम करेंगे यहाँ पे 6 + 1, मतलब कि 6 + 1 हो जाएगा 7। 7 से इस संख्या में ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी, और वैसे ही 4 में ऊपर भी गुणा और नीचे भी। आइए देखते हैं हम ये कैसे होता है। इसको करने के लिए हम लिखते हैं 3 और 4 के बीच, हम लिखेंगे हल में 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 + 1 = 7, मतलब 7 से हमें 3 में अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है। तो हम कर देते हैं 3 × 7/7। वैसे ही हम 4 में भी करेंगे तो 4 × 7/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 या 21/7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 28 और बटे में 7। जब हम ये लिख देंगे तब हम आगे करेंगे कि ये तो हो गया 3 का रूप और ये हो गया हमारा 4 का रूप। तो हम लिख देंगे कि 3 बराबर है हमारा 21/7 और 4 बराबर है हमारा 28/7। तो हम लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच में, हम लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 के बाद यहाँ पे आएगा 22/7,
वैसे ही आगे चलेगा 23/7, 24, 25, 26, 27 और यहाँ पे 28 ऑलरेडी है, मतलब 27 तक आएगा इधर। तो हम लिख देंगे 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। ये संख्या जो है ये भी भिन्न में है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 + 1 क्यों? क्योंकि जब हम पिछले क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे थे तो हमने किया था 6 + 1। यहाँ पे जब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम करेंगे 5 + 1 = 6। अब जो संख्या हमारे पास निकल के आई उससे हम अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 × 6/6 और 4/5 के लिए हो जाएगा 4/5 × 6/6। जब हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 18/6 × 30 और ये हो जाएगा 6 × 24 और बटे में 6 × 30। अब हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे देखो परिमेय संख्या क्या निकल के आ जाएगी। देखो 18/30 बराबर जो हमारा आया है 18/30 ये बराबर है हमारा 3/5 के, और जो हमारा 24/30 है ये जो हमारा है वो है 4/5। मतलब कि 24/30 से छोटी अगर कोई संख्या होगी तो वो 4/5 से छोटी होगी, और 18/30 से कोई बड़ी संख्या होगी तो वो 3/5 से बड़ी संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या जो होगी हमारी, देखो 18/30 आ चुका है तो 18/30 से जो बड़ी होगी वो 3/5 से बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब 24/30 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 24/30 जो है वो 4/5 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या जो है हमारी 19/20, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने लिखा है कि संख्या S को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। मतलब कि कोई संख्या S अगर P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो तो वह जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कि हम संख्या S को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन कंडीशन यहाँ पर फिर से वही है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हो, मतलब कि हमारा P और Q जो है वो पूर्णांक हो और Q जो है वो 0 के बराबर कभी ना हो, ठीक है, तब हम बोल देंगे कि ये जो संख्या है ये जो है अपरिमेय संख्या है। इसके अपने एग्जाम्पल ये हैं करनी 2, करनी 3, करनी 7, पाई और एक और होती है 0.01, 0.01, 0.001। मतलब जो संख्या दोहराई ना जा सकी हो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि संख्या रेखा पर करनी 2 के स्थान को निरूपित कीजिए। मतलब कि संख्या रेखा के स्थान पर अपने को क्या करना है, करनी 2 का मान निरूपित करना है। अब हम देखते हैं संख्या रेखा पर जो है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, वैसे इधर आगे चलेगा, इधर -1, -2, -3, इधर भी आगे चलेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिखना होगा कि सर्वप्रथम एक एकक लंबाई का एक वर्ग OABC बनाया। तो हम यहाँ पे एकक लंबाई मतलब O से A के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर हो और A से B की दूरी भी 1 सेंटीमीटर हो।
तो हम लिख देंगे इसके लिए पहला पॉइंट बना के हल में कि सर्वप्रथम एक एकक लंबाई का एक वर्ग OABC बनाया। ठीक है, अब जब आपने एकक लंबाई का वर्ग OABC बना लिया तो आपको यहाँ पे विकर्ण OB भी बनाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे रचना में OB विकर्ण खींचा। अब OB विकर्ण खींचने से आपके पास में दो आकृति मतलब दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक तो OAB कैसे प्राप्त हुआ, हम इसको बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है। अब देखो ये वर्ग होगा तो इसका जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोण जो है वर्ग में समद्विभाजित करेंगे, मतलब ये कोण भी 45 डिग्री, ये कोण भी 45 डिग्री और ये कोण रहा 90 डिग्री। O से A की बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, A से B की बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज OAB। अब OAB में हमारे पास एक कोण 90 डिग्री का है, दो कोण 45 डिग्री के हैं, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का जब हमारे पास हो जाता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज हमारे पास प्राप्त है OAB, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज OAB में पाइथागोरस का प्रमेय होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग आप करते हो तो OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब हमारे पास में है AB, तो AB का वर्ग और प्लस आधार आपके पास में है OA, तो हम लिख देते हैं OA का वर्ग। ठीक है, अब OB की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो हम वही लिख देते हैं OB का वर्ग इधर साइड में, बराबर में AB की वैल्यू आपको 1 पता है और OA की वैल्यू भी आपको 1 पता है, मतलब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब ये हो जाएगा OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2, और इधर साइड से जब वर्ग हटेगा तो बराबर के इधर आएगी तो करनी लगेगी, तो OB बराबर हो जाएगा हमारा करनी 2, मतलब कि ये जो भुजा होगी OB त्रिभुज की ये हो जाएगी हमारी करनी 2। अब जो OB भुजा यहाँ पर है वही इस वर्ग का विकर्ण है, मतलब कि ये विकर्ण की लंबाई भी हो जाएगी करनी 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना होगा, अब संख्या रेखा पर OABC मतलब जो हमारा वर्ग है इस प्रकार निरूपित करते हैं कि OA जो है वो 0 के संपाती हो। तो हमें लिखना होगा अब संख्या रेखा पर वर्ग OABC को इस प्रकार निरूपित करते हैं कि OA जो हमारी भुजा है वो 0 के संपाती हो। तो हम लिख देंगे OA भुजा 0 के संपाती हो, मतलब कि हमें यहाँ पे OA जो भुजा है वो 0 के संपाती हो, तो यहाँ से OA ये भुजा हो जाएगी, फिर AB ये भुजा, BC ये भुजा, तो हमारा जो वर्ग बनेगा ये बनेगा OABC, और जो विकर्ण हमारा OB था वही विकर्ण यहाँ पे भी OB होगा। अब हमें क्या करना होगा, प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर और OB त्रिज्या लेकर, मतलब O को आपको केंद्र मानना है और OB त्रिज्या लेना है। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप इस प्रकार काटेंगे कि वो संख्या रेखा को कहीं न कहीं काटे। जब हम O को केंद्र मानकर और OB त्रिज्या लेकर चाप को काटेंगे तो ये संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं काटेगा। मान लो कि वो संख्या रेखा पर इस बिंदु पर काटता होगा, तो ये जो बिंदु होगी हमारी, यही बिंदु होगी हमारी करनी 2, मतलब कि यहाँ पे कोई बिंदु मान लो D है, तो D जो बिंदु होगी वो करनी 2 को निरूपित करेगी। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या जो यहाँ पर भी बराबर होगी और यहाँ पर भी बराबर होगी। तो हम लिख देंगे अतः संख्या रेखा पर बिंदु D करनी 2 को निरूपित करती है।
करती है। ठीक है, आइए फटाफट से एक बार और समझ लेते हैं। हमने लिखा सर्वप्रथम एक एकक लंबाई का एक वर्ग OABC बनाया। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ग बनाना है एकक लंबाई का OABC। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने ये वर्ग बनाया तो इसके विकर्ण भी डाले हमने OB। विकर्ण जब OB डाले तो हमारे पास एक त्रिभुज निकल के आ गया OAB। OAB त्रिभुज में आपने क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से जब आपने निकाले तो OB भुजा हमारी आई कर्णी 2 निकल के। जो हमारी OB भुजा कर्णी 2 थी वही इस वर्ग के लिए विकर्ण था। वर्ग के लिए विकर्ण था मतलब कि ये कर्णी 2 जो है वही हमारा यहाँ पे ये वर्ग जब हमने बनाया तो यहाँ पे ये भुजा आई, विकर्ण जो था वो कर्णी 2। अब हमने इसे त्रिज्या माना है और इसी त्रिज्या के हिसाब से चाप काटा तो जो संख्या रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अब जब ये बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम लिख देंगे कि संख्या रेखा पर बिंदु D कर्णी 2 को निरूपित करता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर कर्णी 5 को निरूपित करना है। हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। उस पर क्या होगा, बीच में शून्य, आगे 1 2 3 ये संख्या आगे चलेगी, पीछे भी वही कंडीशन -1 -2 -3 -4 और ये भी आगे चलेगा। अब संख्या रेखा पर हमें कर्णी 5 तो इस पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इस कारण से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक आयत बनाना होगा। हम एक आयत लेते हैं जिसकी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर लेते हैं और चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर लेते हैं। इस आयत को नाम दे देते हैं OABC। तो हम सबसे पहले यही बात लिखेंगे कि सर्वप्रथम हल करके लिखेंगे, सर्वप्रथम एक OA बराबर 2 सेंटीमीटर लंबाई और AB बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब सर्वप्रथम एक 2 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर एक, अभी देखो वर्ग होता तो वो या तो बनता 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये आयत है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, तो हम लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर एक आयत बनाया। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये कर दो कि जिसका विकर्ण OB है। एक आयत बनाया जिसका विकर्ण OB है, मतलब कि विकर्ण जो आ रहा है हमारा वो OB रहा। अब ये विकर्ण डालने से हमारे पास ये आयत फिर से 2 भागों में बट गया है। पहला भाग रहा हमारे पास ऊपर में OCB और नीचे में है OAB, तो हम बना देते हैं OAB। ये लो, यहाँ पर रहा O, यहाँ पर रहा A, यहाँ पर रहा B। अब A से B तक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होगा और O से A तक यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आयत का ये कोण भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण कुछ डिग्री का होगा और ये कोण कुछ अलग डिग्री का होगा। हम क्या करते हैं, अब इस वाले त्रिभुज कौन सा OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय होता है हमारे पास में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब हम यहाँ पर कर्ण का वर्ग करते हैं मतलब कि OB का वर्ग बराबर लंब यहाँ पे रहा AB का वर्ग प्लस आधार रहा OA का वर्ग। ठीक, हमारे पास में OB की कोई वैल्यू नहीं है तो हम OB का OB ही लिखते हैं। OB का वर्ग बराबर AB हमारे पास में है 1 तो 1 का वर्ग प्लस OA हमारे पास में रहा 2 तो हम लिख देते हैं 2 का वर्ग। अब करते हैं तो OB का OB इधर साइड, OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, 1 प्लस 2 का वर्ग 4। जब हम जोड़ते हैं 4 प्लस 1 बराबर होता है 5 और जो OB के इधर साइड में वर्ग लगा था वो बराबर के इधर आएगा तो कर्णी बनाएगा, मतलब OB बराबर हमारे पास निकल के आ गया है कर्णी 5। ये जो विकर्ण है, ये जो त्रिभुज की ये वाली भुजा है ये है कर्णी 5, तो वही OB जो यहाँ पे विकर्ण है OABC आयत का तो उसका मान भी होगा कर्णी 5। अब हमारे पास ये भुजा आ गई निकल के
कर्णी 5, ये विकर्ण जो है कर्णी 5 है। तो अब हम लिख देंगे, अब संख्या रेखा पर आयत OABC, हम लिख देंगे संख्या रेखा पर आयत OABC को इस प्रकार निरूपित करते हैं, इस प्रकार निरूपित करते हैं कि, इस प्रकार निरूपित करते हैं कि अब हमें लिखना होगा OA जो है शून्य के संपाती हो, तो कि OA शून्य के संपाती हो। जब हम OA को शून्य के संपाती करेंगे तो यहाँ से चलते हुए आएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर रहा, तो यहाँ से 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे O होता तो यहाँ पे A हो जाता, फिर A से B तक 1 सेंटीमीटर, तो हम बना देते हैं A से B तक 1 सेंटीमीटर होगा, और फिर हम बनाते हैं O से B तक, ये विकर्ण जो है ये बना दो, और साथ में BC, तो ये लो पूरा आयत बन गया। ठीक है, ये बिंदु C रहा। यहाँ पे विकर्ण OB की लंबाई जो है वो कर्णी 5 है, तो यहाँ पे इस विकर्ण की लंबाई भी कर्णी 5 हो जाएगी। अब हमें ये करना होगा कि O को केंद्र मानकर और OB त्रिज्या लेकर आप क्या करोगे, प्रकार को रखोगे यहाँ पर और ये त्रिज्या बनाओगे, मतलब कि O को केंद्र मानना है, मतलब प्रकार को रखना है यहाँ पर, और पेंसिल यहाँ पर O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप इस प्रकार काटा जो संख्या रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। मान लो कि ये संख्या रेखा पर ये चाप जो है ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया D। अब इस बिंदु को हमने नाम दे दिया D, तो वृत्त का जो ये त्रिज्या होगी और जो ये त्रिज्या होगी ये बराबर होगी, तो ये बिंदु D जो है हमारा कर्णी 5 को निरूपित करेगी। तो हम लिख देंगे, अब O को केंद्र मानकर और OB त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो संख्या रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें लिखना होगा संख्या रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अब जो ये बिंदु D है वही हमारी कर्णी 5 को निर्देशित करती है, तो हम लिख देंगे, अतः बिंदु D बराबर कर्णी 5 संख्या रेखा पर कर्णी 5 को निरूपित करती है। उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड क्लासेस हमारी और आगे आती रहेगी, क्लास 9वीं और क्लास 10th, ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।